कहते हैं हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे ऐसी ही समस्याओं के बारे में, जैसे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, जो सुनने में तो आम लगती हैं, लेकिन अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो गंभीर सर्जरी और कैंसर तक की नौबत आ सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी RUHS डॉक्टर मोहित जैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको और दूरदर्शन की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आके अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं एज अ सर्जन हम काफ़ी सर्जरीज करते हैं, पर ये टॉपिक पर्टिकुलरली आपके डिस्कस करके इसलिए चूज़ किया ताकि एक अवेयरनेस जा सके, जिसका पब्लिक में एक डर रहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, जिसके बारे में बात करने से लोग बाग घबराते हैं। वो एक जनरल अवेयरनेस आपके माध्यम से मैं बना पाऊँ। थैंक यू। आपको बता दें दर्शकों, सर का इस फील्ड में 15 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल है इस विषय को लेकर तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिया गया है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि आपने ये जो टॉपिक चुना है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये इसलिए क्योंकि लोगों में अवेयरनेस इसकी बहुत कम है, लोग इस पर बात नहीं करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है। मैम देखिए, जो ग्रामीण परिवेश से या इनफैक्ट शहरी परिवेश से भी जो पेशेंट आता है, उसके गुदा के रास्ते पे या तो दर्द हो या खून हो या कुछ भी हो, वो एक ही चीज़ जानता है कि मेरे तो साहब पाइल्स हो गए। वो आते ही बताता है पाइल्स हो गए, वो अपने सिम्टम्स हमें नहीं बताता। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ पाइल्स नहीं होती। पाइल्स के अलावा गुदा के रास्ते पे पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, और किसी किसी में कोई कैंसर जैसी चीज़ भी हो सकती है। तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उसका संपूर्ण इलाज करवाएं। हमारा जो ट्रेंड देखने में आया है, वो किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएगा और वहाँ से जाके दवाई लिएगा कि साहब खून रोकने की दवाई दे दें। उसकी बीमारी पता जब चलती है जब काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो इसलिए मैम ये अवेयरनेस वाली बात है। तो सर, इसके कारण क्या है? मतलब हम तो सुनते हैं कि भाई मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खा लिया तो उससे होता है, या कोई और कारण है इसका? इनका मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। अब वो कब्ज किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि पानी का कम पीना या अनहेल्दी चीज़ें खाना, जैसे कि मैदा हुआ, बहुत ज़्यादा अपन एक्सेसिव मैदा यूज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपन जो अपनी अच्छी हैबिट्स थी, जो अपनी की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी रेशेदार फल फूल अपन जो खाते थे, उनको खाना बंद कर दिया, या स्पाइसी खाना चालू कर दिया। आजकल मोमोज का नया ट्रेंड है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने लगा। लोग बागों ने जो अपने नियमित व्यायाम करने थे, वो व्यायाम करने बंद कर दिए या कम करते हैं, तो उन सब की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है या कब्ज रहती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बनती हैं। तो मेन कारण में कब्ज है। अब कब्ज का कोई भी वजह हो सकती है। तो सर, ये अगर लंबे समय तक कब्ज है तो वो बनता है, कब्ज बदलता है पाइल्स में, या फिर? मैम क्या होता है, पाइल्स एक तरह के कुशन्स होते हैं, जो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कब्जी रहेगी तो जो मरीज है उसको स्ट्रेन या जोर लगाने की कोशिश करता है, तो पीछे की साइड की जो म्यूकोजा होती है, नॉर्मल जिसे अपन सरफेस कहते हैं गुदा के अंदर वाली, वो फूलनी चालू कर देती है। जब वो फूलनी चालू कर देती है तो वो दो तरह का काम कर सकती है। या तो वो बाहर आने लग जाए, जिसको ग्रेडिंग के हिसाब से कहते हैं, या उनमें मरीज आके कहता है कि साहब हमें तो कोई शरीर बाहर आता है, या दूसरी समस्या ये रहती है कि साहब उनके खून टपकता है, तो मरीज आके कहता है साहब मुझे तो खून आता है। तो ये दो मेन समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास संपर्क में आता है। तीसरी समस्या मरीज को होती है, मरीज आके कहता है कि साहब मुझे तो जब मैं शौच जाता हूँ तब मुझे दर्द रहता है। इसको फिशर होता है नॉर्मली इनमें, और ये फिशर के साथ एसोसिएटेड विद पाइल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। अच्छा, और सर फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला में पेशेंट की क्या होता है कंप्लेंट कि साहब मेरे गुदा के पास एक छोटी सी फुंसी बनी हुई है, और उसको वो सालों से चलाया जा रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए कि साहब बार बार होती है, बार बार फूट जाती है, और मैं तो यही मान के चल रहा हूँ फोड़ा फुंसी है, किसी से जाके दवाई ले आया और काम चला रहा हूँ। पर वास्तविकता में वो फिस्टुला होता है, जहाँ से बस एक कांस्टेंट पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार आती रहती है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने प्रॉपर एग्जामिनेशन करवा के अपना इलाज लें, क्योंकि अंदर ही अंदर जितना समय निकलता जाएगा फिस्टुला में जैसे आपने को मैंने कहा कि फुंसी बनी, अब जितना समय निकलता जाएगा, एक फुंसी से 2 फुंसी, 2 फुंसी से 4 फुंसी, तो उतना ही बड़ा आपका हिस्सा
ऑपरेट होगा। तो बेहतर ये जब शुरुआत में आ गया, आपके पता चल गया कि मेरे ये बीमारी है, तो आप इसको ऑपरेट करवाएं, अपना काम करवाएं। तो सर जो अर्ली साइंस हैं, अगर अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं जो आ गए और फिर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैम देखिए, अर्ली सिम्टम्स आना चालू हो जाता है जब से अपन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करने लग जाता है। मरीज कहता है कि साहब मुझे कब्ज रह रही है, पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, धीरे 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 मरीज कहता है मैं जब शौच जाता हूँ तो मेरा शरीर का कुछ हिस्सा बाहर आता है। तो इसको अपन ग्रेडिंग में बोलते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में क्या कहता है कि कभी कभी खून आ जाता है। ग्रेड 2 में बोलता है कि मस्से बाहर आते हैं पर अंदर चले जाते हैं। और ग्रेड 3 में मस्से अपने आप अंदर नहीं जाते, उंगली से डालना पड़ता है। तो जब मरीज को ये पता चल जाए अर्ली कि साहब मेरे कभी कभी खून आ रहा है या मेरे को शरीर बाहर आ रहा है, तो मैं उसी समय अपना खान पान जो है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लूँ, खान पान प्रॉपर ले लूँ, स्लीप प्रॉपर ले लूँ, तो वो घरेलू उपचार से भी, ऑपरेशन से या अन्य चीज़ों से बच सकता है। अच्छा, अगर पहले पता चल जाए तो हम घरेलू उपचार भी ले सकते हैं? बिल्कुल मैम। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तो ये होता है कि ठीक है बीमारी बढ़ेगी नहीं पर आपकी कंट्रोल रहेगी। तो उसमें आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, अपनी दिनचर्या सुधारनी है। आप सुबह उठें, जल्दी टाइम पे अपना शेड्यूल बनाएं कि साहब मैं जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुबह व्यायाम करना है, पानी खूब पीना है, रेशे, अच्छे फल, ये सब चीजें लेनी है। यानी जो फाइबर वाले जो डाइट है वो अपन को लेनी है। अच्छा, जैसे कि हम खीरा वगैरह लेते हैं और जो सैलेड है बेसिकली। बिल्कुल, अपन खीरा खा सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, अपन एप्पल ले सकते हैं फ्रूट्स में, अंजीर बहुत अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। तो कुल मिला के मैं बस ये है कि आपको अपनी गट का ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी गट का ध्यान रख लिया, गट यानी अपनी आंतों का ध्यान रख लिया, तो आपको ये समस्या आगे होने से बच सकती है। और अगर किसी को लगता है कि इस तरह की उन्हें समस्या हो सकती है तो वो जितना हो सके अपने डाइट में फाइबर जोड़ें, शामिल करें। और पानी और फाइबर। देखिए क्या होता है कि अपन सब आजकल हर कोई वर्क कर रहा है, स्ट्रेस में है, पानी का इंटेक कम हो गया। तो मैं पर्टिकुलरली इस तरह के पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप सुबह 6 बजे के आसपास अपना एक बोतल अलग भर के रख लें, 1 लीटर की बोतल, और अगले दिन सुबह 6 बजे तक यानी 24 आवर्स में ये बोतल 3 बार या 4 बार खत्म हो जानी चाहिए। इससे आप इंश्योर कर लेते हैं कि साहब 3 से 4 लीटर आपके अंदर फ्लूइड चला गया। तो एक तरह से काउंटिंग हो जाती है। अपन सोचते हैं अपन ने पी लिया पानी, पर अपन को पता ही नहीं चलता कि पूरे दिन में अपने सुबह से लेकर शाम तक अपन ने पानी पिया ही नहीं। हाँ। और सर मैंने ये भी सुना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुरंत आपने अगर 1 लीटर की बोतल खत्म कर दी तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपना जो है अपना शेड्यूल के हिसाब से लें। पर ये ध्यान रखें कि हाँ मुझे पूरे इसमें 3 से 4 घंटे मतलब 24 आवर्स में 3 से 4 लीटर पानी का मुझे कंजम्पशन करना है। एक दिन में 3 से 4 लीटर, अगर कम से कम 3 से 4 लीटर। सर जैसे ये हम तो ये सुनते हैं कि जैसे जो पाइल्स वाली जो समस्या है वो बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि युवाओं में भी? अब मैम अभी जो हाल फिलहाल में हुआ मेरे पास आई टू सरप्राइज, मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया। 13 साल की बच्ची जिसको ये समस्या थी, क्योंकि आजकल क्या है, एक तो मोबाइल यूज़, लोग बागों का मैंने सुना है कि वॉशरूम जाते हैं तो मोबाइल को हाथ में लेते हैं, घंटों तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं। तो ये खराब हैबिट्स डेवलप हो रही हैं बच्चों में। और ऊपर से ज़्यादा मैदा या तली हुई चीज़ें खाना लोग बच्चों ने नॉर्मली बाहर, यंगस्टर्स ने बाहर खेलना छोड़ दिया है, घर पे जैसे पोटैटो काउच बस सोफे पे बैठा रहना, तो ये एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो उनमें ये इंसिडेंसेस धीरे धीरे बढ़ गए हैं। ये मेन वजह है। तो सर आपने बताया 13 साल की बच्ची को भी बिल्कुल के हैं। तो यही जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वही इसमें भी मैम एक खास बात आपको बताना चाहूँ कि क्या इसे नेग्लिजेंस क्या बोलेंगे, उसके पेरेंट्स किसी भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, जाके आपकी जो भी कहते हैं कि सब स्टूल सॉफ्टनर या कोई भी लिक्विड सिरप दे दो ताकि पेट साफ हो जाए। तो बच्ची को धीरे धीरे ये आदत हो गई कि वो डेली आधी शीशी लेती है तब पेट साफ होता है। तो 13 साल की बच्ची में अपन ये सोचें तो अब सुनने में कैसा ऑकवर्ड लगता है, पर घर वाले ये नहीं सोच रहे कि इसकी खाने की आदतें बदलें, टाइम टू टाइम खिलाने की आदतें रखें। तो इस वजह से ये दिक्कतें बच्चों में भी आजकल आने लगी है। सर आपने घरेलू उपचार का जिक्र किया, तो घरेलू उपचार में जैसे हमने डाइट में बदलाव किया, अपना लाइफस्टाइल में बदलाव किया, अगर किसी को पाइल्स या इस तरह की समस्या होती है, सर इससे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला है वो अलग अलग स्टेजेस हैं या तीनों ही बराबर हैं या गंभीर हैं? पाइल्स अलग बीमारी है। पाइल्स में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में तो मरीज कहता है कि मुझे सिर्फ खून आता है, कभी कभी खून आता है। सेकेंड स्टेज में मरीज कहता है कि मेरे शरीर बाहर आता है पर अपने आप अंदर चले जाता है। जब वो थर्ड स्टेज पहुंच जाता है तो मरीज कहता है कि साहब शरीर बाहर आया पर मुझे उंगली का यूज़ करना पड़ा,
अंदर डालने के लिए। और चौथी जब स्टेज हो जाती है, 3 तक तो मरीज़ कहता है मैं कुछ भी हो जाए ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, चौथी स्टेज में शरीर बाहर आता है और वो परमानेंटली बाहर रखा रह जाता है, तो उसको तो अर्जेंटली अपन को ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। फिशर में क्या होता है, फिशर में प्रेगनेंसी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन, अगेन हार्ड स्टूल की वजह से गुदा के रास्ते पे एक छोटा सा कट लग जाता है। जब वो कट लग जाता है तो जब भी पेशेंट मोशन करने जाता है, शौच करने जाता है, तो उससे गुदा के रास्ते पे दर्द रहने लगता है। तो इसको अपन बोलते हैं फिशर। और फिस्टुला मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उसमें पीछे की साइड से मवाद आना और फुंसी और मवाद आना, ये दोनों चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो सर अगर किसी को पाइल्स का पहली स्टेज अगर पता लगी तो क्या वो दवाइयों से ठीक हो जाता है या फिर? मैम पहली स्टेज में मैंने सबका सिंपल थोड़ी सी दिनों की दवाइयाँ, हाँ, और बाकी आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छा, इसी से आप काम करेंगे तो आपका ये इसी स्टेज पे रुक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है मैम कि समस्या ये आती है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन, जब अगर पेशेंट में खून निकल रहा है तो सीधी सी बात है उसका खून कम होगा बॉडी के अंदर जी। मरीज ये नहीं बताएगा कि मेरे में खून की कमी है। मैं ये घर वालों के लिए भी बोलना चाहूँगा, उनके घर वालों के लिए भी, मरीज सिर्फ इतना सा कहता है मेरे को तो चलने में थकावट आती है, मेरे को तो चक्कर ज़्यादा आते हैं। हाँ। तो जब घर वाले किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो भी बताते हैं कि यार तेरा खून कम आ रहा है, पर तब भी मरीज़ ये नहीं बताता शर्म के लिए कि साहब मेरा शौच में खून आता है। वो खून भी चढ़वा भी आएगा, फिर थोड़े दिनों बाद फिर निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बिल्कुल छोटी कॉमन सी चीज़ जिसमें अगर वो घर वालों को बता दे या घर वाला उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दे तो वो बिना बात को खून चढ़ाने से बचना या ऑपरेशन जैसी चीज़ों से बच सकता है, अगर पहले ही उनको पता चल गया तो। अभी जैसे थोड़े दिनों पहले की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका हीमोग्लोबिन 3 था। नॉर्मली हीमोग्लोबिन होता है 14 के आसपास, आप सोचिए 14 का आधा 7, 7 का आधा 3, 3.5, उससे भी कम। पर अब सब ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, इलाज नहीं करवाऊंगा, एक मन में मिथ्या बनी हुई है कि मेरे दोबारा हो जाएगा या फिर मेरे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गांव में, समाज में लोग बागों ने ऐसा डरा रखा है कि यार इसका तो ऑपरेशन ही बेकार होता है। तो मैं आपके माध्यम से समाज को समझाना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपकी जान है तो जहान है। बिल्कुल छोटी सी सर्जरी के लिए आप अपनी लाइफ को रिस्क पे ना डालें, आप अपना ऑपरेट या जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी अपने आपके चिकित्सक है उनको प्रॉपर परामर्श लें। और इस तरह की जो समस्या है उसे बार बार नजरअंदाज ना करें, बार ये चीज़ हो रही है। सर फर्स्ट स्टेज की हमने बात कर ली, अगर सेकंड स्टेज पे भी पता चलता है तो ट्रीटमेंट क्या रहता है, और जैसे किन किन केसेस में ये गंभीर हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब मैं टाइम पीरियड समझना चाह रही हूँ कि अगर इस बीमारी की खास बात क्या होती है, इसमें कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा, इसमें सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपको किस लेवल की कब्ज है या किस लेवल का कॉन्स्टिपेशन है जी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये बीमारी जल्दी प्रोग्रेस करेगी। हाँ। और आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने पाचन क्रिया को आपने ढंग से कर लिया, योग करना चालू कर दिया, तो आप इस चीज़ को डिले कर सकते हो। तो मैं मेन चीज़ तो यही है कि आप अपना ध्यान रखें, और अगर वास्तव में समस्या आ रही है तो एक प्रॉपर परामर्श लें। सर कुछ लोगों को सामान्य रूप से भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जो कब्ज वाली जो प्रॉब्लम है, तो क्या उनमें रिस्क ज़्यादा होता है? बिल्कुल मैम, जैसा भी बताया आपको कि कब्ज वाले मरीजों में ही ये समस्या होती है। एक बात आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि इस तरह के मरीज में गैस या कब्ज की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। पित्ते में पथरी हो सकती है, हर्निया हो सकता है, और एक खास बात जिसका मेन डर रहता है कि कभी कभी किसी के आंतों का कैंसर हो सकता है, उसमें भी ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे खून की कमी, जैसा साथ में कब्ज। तो इन पेशेंटों में भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर जांचें करवाएं अपनी, और प्रॉपर काम करें। सर आपने बताया कि कैंसर तक की नौबत आ जाती है, जो गंभीर सर्जरी है, तो उसके बारे में बताइए कि जो कैंसर वाले जो हैं उसके साइंस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? भगवान ने क्या है कि अपनी 2 तरह की आंतें बनाई, छोटी आंत और बड़ी आंतें। अब ये वाली जो समस्या है कब्जी की जब भी होगी तो जो बड़ी आंतें हैं उसमें कैंसर की ग्रोथ चालू हो जाती है, जिसकी कई वजह हो सकती है, या तो आपको आपके जेनेटिक की वजह से मिला हो या किसी भी वजह से मिला हो। तो जब जैसे जैसे आपका एक ल्यूमन है, आप सोचिए कि ये ट्यूब है, ट्यूब में से एक साइड से गांठ बढ़ने लगेगी साइज में, तो आपको आंतों में रुकावट आने लगेगी, आपको खाना खाने के बाद उल्टी का मन करेगा, वजन कम होने लगेगा, और कब्ज की शिकायत रहने लगेगी। अब जब इसमें से खून भी रिसने लगता है तो आपको खून की भी कमी होगी। तो इस तरह के केसेस में काफ़ी दिक्कत का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है, और कई बार तो पेशेंट हमारे पास सीधा इमरजेंसी में आता है कि आते फट गई इसकी वजह से,
पर पेशेंट को पता ही नहीं था कि मेरे इस तरह की कोई चीज़ है, या नज़रअंदाज करा था, अब आते फट गई, अब ऑपरेट करना है, उसकी जान पे बन गई। तो ये चीज़ें हैं मैम, छोटी सी चीज़ जो आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है अपनी नज़रअंदाज कर दे तो सर ये कह सकते हैं कि अगर हमें समय पर पता चल जाए, या मान लीजिए अगर किसी को कैंसर भी है इस चीज़ का, तो क्या वो पूरी तरह से ट्रीट हो सकता है 100%? मैम बिल्कुल, आज के ज़माने में अच्छी मेडिकेशंस आ गए हैं, अच्छा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और आफ्टर प्रॉपर सर्जरी पेशेंट काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल लाइफ रिस्टोर कर सकता है। पर मेरा तो कहना यही है, अगर आपने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो आप इन सब चीज़ों परेशानियों से बच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो एक स्क्रीनिंग है, आफ्टर 40 ईयर्स या 50 ईयर्स आपकी रूटीन कोलोनोस्कोपी करके एक जांच होती है, जिसके अंदर पूरा अंदर से देखते हैं कि भाई कोई छोटा सा भी कैंसर चीज़ें तो नहीं है, वो उनके यहाँ पे मैंडेटरी है। अच्छा। तो उससे वो अर्ली डिटेक्शन में उनको हेल्प मिल जाती है, और पेशेंट के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये अभी तक अपने यहाँ पे, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो सर क्या मैंने कहीं पढ़ा भी था ऐसा कि क्या ये सच है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमारे देश में ज़्यादा हैं, जैसे पाइल्स और इसके मामले जो हैं? मैम ज़्यादा भी हैं, दूसरा अपने यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं। अपने यहाँ पे आज भी पेशेंट को एक ही चीज़ पता है कि मेरे पाइल्स है, मेरे मस्से है। उसको ये नहीं पता कि यार वो कुछ और भी हो सकता है। इनफैक्ट आप कहेंगे कि कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि इलाज चल रहा है उसका, कहीं से दवाई ले ली, बाद में जब यहाँ दिखाने आया, जयपुर या SMS में दिखाने आया हमारे पास, तब पता चला उसके कैंसर है। एक 1.5 साल से वो मेडिकेशंस ले रहा है इधर उधर से। तो मैं प्रॉपर अपने यहाँ पे अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तो ये समस्या रहेगी। और लोग अक्सर सर छुपाते भी हैं, इसी वजह से छुपाते हैं इस समस्या को। बिल्कुल मैम। सर आपने बताया कि विदेशों में 40 साल के बाद कोलोनोस्कोपी होती है, तो क्या हमें भी ऐसा, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको इस तरह की समस्या नहीं हुई है, तो क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो उन्हें कराने चाहिए एक उम्र के बाद? मैम ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, पर अपन जिस पर्टिकुलर विषय पे बात कर रहे हैं, अगर आपका पहले कभी किसी रिलेटिव के इस तरह का कभी कैंसर रहा है तो आप एक हाई रिस्क में हो जाते हैं। रिलेटिव से मतलब ये नहीं हुआ कि दूर का रिलेटिव, आप इमीडिएट रिलेटिव यानी आपके मदर फादर हुए या आपके डॉटर या सन हुए, अगर इनमें से कभी किसी के कैंसर रहा है कोलोन का, तो बेहतर यही है कि आप अपनी रूटीन कोलोनोस्कोपी करवाएं। और भी जांचें होती है, CEA जैसे एक एंजाइम है जिसका लेवल अपन करवा सकते हैं, पर बेस्ट चीज़ जो आंखों के सामने होती है वो कोलोनोस्कोपी होती है। अगर आप किसी के परिवार में किसी भी के पेरेंट्स में या सन डॉटर में अगर है, या भाई बंदी में, मतलब कि आपके रियल ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, उनमें से किसी के है, तो आपको रूटीनली ये काम करवाना है। ब्लड रिलेशनशिप में आपको रूटीनली ये काम आपको करवाना है। अच्छा, और अगर नहीं है सर तो भी उनको मतलब किस उम्र के बाद कराना चाहिए? अगर पेशेंट को बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, या पेशेंट का बार बार हीमोग्लोबिन कम होता है, तो भी उसको ये एज अ मैंडेटरी करवाना चाहिए, सेफ रहने के लिए करवाना चाहिए। सर थोड़ा बहुत मैं इसमें सर्जरी पर भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि सर्जरी में भी कई तरह के एडवांसमेंट्स होने लगे हैं। तो इसकी जो पाइल्स या जो भी हम बात कर रहे हैं, फिशर और फिस्टुला, तो इसमें जो एडवांसमेंट्स है सर्जरी को लेकर, जैसे लेज़र सर्जरी भी है, तो उससे किस तरह से फ़ायदा मिला है इसमें? मैम देखिए, इस तरह की जो सर्जरीज होती थी उनमें पेशेंट का एक ही डर होता था कि मेरा ये समस्या दोबारा तो नहीं हो जाएगी, या मेरे को ऑपरेशन के लिए कहीं मुझे ऑपरेशन के बाद दर्द वर्द कितना होगा, मैं बेड रिडन ही रहूँगा क्या, बेड पे ही पड़ा रहूँगा, या मैं घूम फिर सकूँगा। तो इस तरह की समस्या मैम लेज़र आने के बाद या पुरानी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है आपको इस तरह की कोई समस्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का दर्द रहता है, जो भी आपने दर्द की टैबलेट ली खत्म हो जाता है। लेज़र का मैम यूज़ ये है, लेज़र से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम हो गया है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, ऑपरेट के बाद जो ब्लड कभी कभी किसी पेशेंट के आता था उनके चांसेस कम हो गए। तो मैम ओवरऑल लेज़र्स के आने के बाद रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है। आजकल जो सर्जन्स हैं वो लेज़र के साथ साथ हाइब्रिड प्रोसीजर और करते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस की चांसेस और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाइब्रिड में यानी ओपन और लेज़र दोनों? बेसिकली मैं सर्जरी की आपसे बात करूं, इसमें किसी भी पाइल्स के या फिशर के ट्रीटमेंट की बात करूं आपसे, तो अपने पास 2 तरीके होते हैं, नॉन ऑपरेटिव यानी मुझे ऑपरेट नहीं करने की ज़रूरत है, या ऑपरेटिव जिसमें मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है। नॉन ऑपरेटिव में क्या कर सकते हैं अपन, एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड कोएगुलेशन,
जिससे अपन पाइल्स जलवा सकते हैं। मेडिकेशंस वाला वो तो मैंने आपको पहले बताया ही था, डाइट मॉडिफिकेशन। ऑपरेटिव में आपके पास 2-3 प्रोसीजर्स हैं, जैसे स्टेपलर है, लेज़र है, या ओपन वाला, ओपन हेमरोइडेक्टमी वाला। तो इन प्रोसीजर्स की वजह से आप आराम से करवा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे पेशेंट की डिस्चार्ज हो जाता है, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती मैम। सर, इसमें जो लेज़र अगर है तो ये क्या हर अस्पतालों में उपलब्ध है ये वाली जो? मैम लेज़र टेक्नोलॉजी रिसेंटली एडवांस है, तो ये बेसिकली हर जगह नहीं है और ये बिट कॉस्टली है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके मन में मैंने देखा कहीं ना कहीं हीन भावना है, क्योंकि ये चीज़ें कॉस्टली हैं जी। तो पेशेंट के मन में आता है कि साहब मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे ना लेज़र का ही करवाऊंगा, जब तक पैसे नहीं है तब तक मैं लेज़र का नहीं करवाऊंगा। तो असलियत क्या है कि मैम तो वो पुराना जो रहते हैं। हाँ वो उसको डिले करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत खराब थी या बहुत बेकार थी, उसके भी इक्वली अच्छे रिजल्ट्स थे। पर अब जिसे कहते हैं ना आजकल ये मार्केटिंग का जमाना है, तो वो मार्केटिंग होकर ऐसा हो गया कि साहब मैं लेजर के पहले पैसे जमा करूंगा, फिर मैं ऑपरेट करवाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा। तो अननेसेसरी पेशेंट बेचारा अपना डिले होता जा रहा है धीरे धीरे। और उनकी समस्या क्या है, फिर लेजर के कारण ही वो बढ़ती और जा रही है शब्द के चक्कर में। सर, आपने बीच में हर्निया का भी जिक्र किया था, तो हर्निया जो है वो हम सुनते रहते हैं पाइल्स की तरह ही, ये भी एक आम समस्या ही हो गई है। तो आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या है और किससे ये समस्या होती है। देखिए, भगवान ने अपना जो स्ट्रक्चर बनाया, पेट जिसे बोलते हैं अपन एब्डोमेन, इसमें भगवान ने बड़ा सोच समझ के बनाया। लीवर कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, आते यानी इंटेस्टाइन कहाँ पे है, और इसको कवर करने के लिए कमरा बना दिया जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल जी। अब किसी भी वजह से इस एब्डोमिनल वॉल में कोई गड्ढा हो जाए या इसकी कमजोरी हो जाए तो इसमें से जो स्ट्रक्चर्स हैं पेट के वो बाहर आने लग जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं हर्निया। हर्निया ज़्यादातर जो होता है वो जांघ के पास होता है, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। आपने मरीजों को देखा होगा, मरीज आके स्पेशली बोलता है कि साहब मेरे यहाँ पे जांघ के यहाँ पे एक छोटी सी गांठ हो रखी है, जब भी मैं खांसता हूँ या मैं खड़ा होता हूँ तो ये आके फूलने लगता है, तो ये क्या चीज़ है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को मैम हर्निया बोलते हैं। ये और भी तरह का हो सकता है, किसी की नाभि के पास या टुंडी जिसे अपन बोलते हैं अम्बलाइकस, वहाँ के से भी ये चीज़ें पेट की बाहर निकलने लग सकती हैं। खासकर जो फैटी फीमेल्स होती हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। अम्बलाइकस के पास से उनके बाहर निकलने लगता है शरीर, उसको अपन अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। सर, ये अपने आप होता है, मतलब कारण इसका कोई खान पान या फिर इस मैम इसका कारण कुछ तो अपने आप है इडियोपैथिक, और कुछ कारण यह है कि अपन ने एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग या एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन, या अगर कोई बंदा जो है एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग की वजह से उसे कफिंग होती है, उनकी वजह से, किसी भी वजह से जिसपे पेट पे प्रेशर पड़ा, पेट पर प्रेशर पड़ता है, और पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो जो चीज़ पेट के अंदर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हर्निया बना लेती है। तो सर इसमें भी कोई उम्र का है या फिर नहीं मैम, ये भी एक अच्छा सवाल है कि 3 साल का बच्चे को भी हर्निया हो सकता है, 3 महीने के बच्चे को भी हर्निया हो सकता है, 80 साल के जो एडल्ट्स हैं उनको भी हर्निया हो सकता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, सब एज ग्रुप में ये सामान्यतः पाया जाता है। तो ये मेन समस्या तो यही है कि सर अगर किसी को पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? मैम हर्निया का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि उसमें अपन को सर्जरी करवानी पड़ेगी। और हर्निया की सर्जरी की खास बात क्या है कि नॉर्मली एक छोटे से चीरे से या लेप्रोस्कोपी से हर्निया रिपेयर हो सकता है। एक जालील बिछाते हैं जिसे अपन मैश बोलते हैं, और मैश के बाद पेशेंट ऑपरेट हो जाता है 8 से 10 दिन में। पर कुछ मरीज, जैसे अपन ने कहा कि अपने भारत में कि बताना शर्मिंदा समझते हैं, तो उन पेशेंट्स में क्या होता है वो अपने अंदर ही रखते हैं, बताते नहीं है, और किसी दिन वो फूल के इतना फूल जाता है कि उसका अपन को पूरा पेट खोलना पड़ता है। तो जो काम छोटे से चीरे से हो सकता था, अब वो बिना बात को पूरा पेट चिर गया उस पेशेंट का। तो बेहतर यही रहता है कि आप शुरुआती स्टेज में करा लो, अपना काम पेशेंट सही जल्दी हो जाए, और फिर उसके तुरंत बाद वो नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जी सकता है। बिल्कुल आराम से अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। अपन ये अवॉइड करते हैं कि 6 महीने तक तुम हैवी मसल्स या हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करो, वेट लिफ्टिंग नहीं करो, उसके बाद वो रूटीनली अपना जी सकता है। सर जब हम बात कर रहे थे हर्निया की, तो आपने हैवी वेट लिफ्टिंग का जिक्र किया था। तो आजकल जो युवा हैं वो जिमिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, और तरह तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या ये लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल मानी जाएगी? नहीं मैम, इसको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं बोलेंगे। मैम देखिए क्या होता है कि जब भी आप एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करते हैं
तो आपकी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो हर्नियल बेल्ट्स लगा लेते हैं। हाँ। जो अच्छी जिम्स में हैं या अच्छे जो सेंटर्स में हैं वो हर्नियल बेल्ट्स लगा के एक्सरसाइज कर लेते हैं। पर जो नॉर्मल जिम्स हैं या नॉर्मल जो बंदे खुद ही अपने हिसाब से बिना ट्रेनर के अपने हिसाब से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनके धीरे धीरे वो हर्निया के बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप या तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले या आप अपनी एक हर्नियल बेल्ट लगाएं या अपना प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं कि ये समस्या नहीं हो। दूसरा आपने बोला प्रोटीन पाउडर, इस पे भी मैं आपको लाना चाह रहा था कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम तो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और काफ़ी हैवी प्रोटीन पाउडर लेते हैं। उनको ये लगता है कि जितना मैं प्रोटीन खाऊंगा उतना शरीर के लिए अच्छा है। शरीर के लिए अच्छा है जी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। धीरे धीरे जब वो आंतों में, क्योंकि प्रोटीन को पचने में समय लगता है, जब वो पचने में समय लगेगा और आपने उसको एक्सेस में ले लिया तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आपको वही पाइल्स फिशर फिस्टुला होने लगता है। तो इन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो और देसी प्रोटीन अपना सबसे बेस्ट है ही है मैम। तो जितना हो सके आप जो प्रोटीन पाउडर है वो अवॉइड करें, जो अपना अवॉइड करें, और अवॉइड नहीं कर सकते तो एक्सेस में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करें। एक्सरसाइज मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। आजकल है मैम, बच्चे बहुत सारे आते हैं कि साहब हम तो काफ़ी वो लेते हैं, सुबह प्रोटीन शेक, शाम को प्रोटीन शेक। फिर सर ये गलतफहमी भी उनमें रहती है कि ये तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हमें इस तरह की समस्या कैसे हो गई। मैम वो ये जब हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट जा रहा है, सिर्फ प्रोटीन जा रहा है जी, तो वो अननेसेसरी कॉन्स्टिपेशन कर रहा है और कॉन्स्टिपेशन होते ही तो फिर ये सारी समस्याएं चालू हो जाएंगी आपके। सर अपने वजन के हिसाब से लेना चाहिए। मैंने सुना था कि अगर जिसका मान लीजिए 50 या 60 किलो है तो उतना उसे मैम ये तो बेसिकली अपन को जो अपन नॉर्मल लाइफस्टाइल मानते थे, पहले अपन जो लेते थे कि भाई दूध में भी आ जाता था, अपना सत्तू में भी आ जाता था, दाल में आ जाता था, ये रूटीन था। अब क्या हो गया कि मार्केटिंग की वजह से प्रोटीन पाउडर्स ऐसा हो गया कि हर बंदा शेक बना के ले रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो वहाँ मॉर्निंग वॉक में भी शेक ले रहे हैं, शाम को जाओ तो शाम को भी वो ले रहे हैं। तो वो एक तरह का बॉडी का एक्सेस हो गया। और जब वो एक्सेस हो गया फिर उसके बाद वो आके एग्स लेंगे या वो मीट लेंगे तो वो प्रोटीन प्लस प्रोटीन हो जा रहा है और वो अल्टीमेटली आपके लिए हार्मफुल है। ये समस्या है। यानी जो प्रोटीन हम एक्सेस में ले रहे हैं उसका इस तरह की बीमारियों से भी एक रिलेशन बनता है। सर लास्ट में हम आपसे एक मैसेज जानना चाहेंगे युवाओं के लिए और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं पाइल्स और फिशर और फिस्टुला को लेकर, आप क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा उनमें जो भय है इसको लेकर, जो शर्म रहती है? देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अगर सिर्फ अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें जो सही नहीं हो सकती। और हमेशा चाहे किसी भी बीमारी हो, पाइल्स फिशर फिस्टुला या शरीर की कोई भी बीमारी हो, अगर आप एडल्ट हैं तब तो ठीक है, अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को जरूर डिस्कस करें, इस बारे में बताएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल नज़र आ रहा है, बच्चे वॉशरूम्स में मोबाइल लेके जा रहे हैं, उनको रील्स देख रहे हैं, बिना बात को वो 1 घंटे तक वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं कि साहब 1 घंटे तक वहाँ बैठे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा स्मोकिंग और अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी आपके हर्निया और पाइल्स फिशर फिस्टुला को बढ़ाती हैं। तो बेहतर यही होगा या तो इनको बिल्कुल बंद करें या इनका लिमिट करें। तो दर्शकों, हमने आज डॉक्टर साहब से जाना कि आपकी जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी उतना आपके लिए सही रहेगा। जो भी छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर में होते हैं उसे नज़रअंदाज ना करें क्योंकि वो बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। जैसा सर ने कहा कि वॉशरूम में आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं तो एक्सेस में प्रोटीन पाउडर ना लें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने डाइट में फाइबर जितना आप हो सके फाइबर कंटेंट शामिल करें। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस विषय को बहुत ही गंभीरता और बहुत ही सरलता से हमें समझाया। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।